स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 22 जनवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है कि जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है ये हाल ही में आई है। आउटलुक रिपोर्ट 2022 ये जारी की गई है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो ILO ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा ये जारी की गई है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 ILO के द्वारा जारी की गई है। अब बात आती है ILO की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1919 के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जो वर्साई की संधि होती है उसके तहत किसकी स्थापना होती है? तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो गे राइडर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये जो ILO है ये UNO का अंग है। UNO का अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अंग है ये ILO। उसके बाद देखिएगा कि जो ये रिपोर्ट जारी की है ये क्यों की है? कि जो कोविड-19 जो महामारी है, कोविड-19 जो ये महामारी है, इसकी अनिश्चितता के कारण, मतलब जो इसके नए कोविड-19 के जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, इसके जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे कि ओमिक्रोन आया, उसके बाद डेल्टा क्रोन आया। तो इसके कारण क्या हो रहा है? ये जो इसके नए वेरिएंट आ रहे हैं, इनके कारण क्या हो रहा है कि जो रोजगार की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। रोजगार की नाजुक स्थिति बनी हुई है और इस रोजगार की निश्चितता को ही इस रिपोर्ट के अंदर जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद हाल ही में 2020 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था, 2020 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात आती है वर्ल्ड फूड प्राइज की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1971 के अंदर इसकी स्थापना होती है और रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रोम इटली के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। और हाल ही में खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा ऐसा राज्य है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ खाद्य सुरक्षा के सहयोग के लिए समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद ऐसे कौन सी जो संस्था हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आते हैं? तो जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर है। और इसकी जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष हैं, महिला चेयरपर्सन हैं, वो कौन है? तो वो है नागोजी ओकोंजो-इवेला। नागोजी ओकोंजो-इवेला ये क्या है? ये नाइजीरिया की महिला हैं, नागोजी ओकोंजो-इवेला। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये नाइजीरिया की से बिलोंग करती हैं।
और ये इसकी WTO की फर्स्ट महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो WTO है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995 को WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। उसके बाद जो ILO का जो हेडक्वार्टर था वो भी कहाँ था, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही ILO का हेडक्वार्टर था। उसके बाद नेक्स्ट आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी जो स्थापना होती है ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के तहत। दो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था हैं इनका जन्म होता है ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में। किस किस का, फर्स्ट इज IMF एंड सेकंड इज वर्ल्ड बैंक। तो इन दोनों संस्थाओं का जन्म होता है ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में। उसके बाद देखिएगा कि जो IMF है इसका नवीनतम देश कौन सा बना है, इसका नवीनतम देश है 190वां देश कौन सा बना है, तो एंडोरा इसका नवीनतम 190वां देश है। और इसके हाल ही में चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो पियरे ओलिवर इसके हाल ही में चेयरपर्सन बने हैं। और किसके स्थान पर बने हैं, तो गीता गोपीनाथ के स्थान पर इसके चेयरमैन बने हैं। और ये गीता गोपीनाथ हैं, ये क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ये इसकी IMF की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक E-कॉमर्स कंपनी है, कौन सी, फ्लिपकार्ट है। एक ये क्या है, ये एक E-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। ये क्या है, ये एक E-कॉमर्स कंपनी है। इसने क्या किया, इस फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्या किया, सन 2021 के अंदर इसने सीड फंड जारी किया। और कितने का, $100 मिलियन का इसने सीड फंड जारी किया। ये सीड फंड होता क्या है, ये जो टर्म है ये क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी शुरू होती है, कंपनी शुरू करते हैं, तो उसमें जो शुरुआती पैसा, जो पूंजी लगाई जाती है कंपनी शुरू करने में, जो शुरुआती पूंजी लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी पूंजी को हम कहते हैं सीड फंड कहते हैं। तो इसी फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्या किया कि 2021 के अंदर $100 मिलियन सीड फंड देने का निर्णय किया। और ये जो सीड फंड है ये कहाँ पर, ये क्या करने के लिए, ये स्टार्टअप के अंदर, जो स्टार्टअप है स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा। ये जो सीड फंड दिया जाएगा, ठीक है, स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा। और ये जो जैसे कि ये सीड फंड दिया जाएगा, ये कौन सा कार्यक्रम चलाया इसके तहत, तो इसके तहत लीप कार्यक्रम चलाया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा, तो लीप कार्यक्रम चलाया गया फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा। 2021 के अंदर सीड फंड देने की घोषणा इसने की थी। इसी के तहत लीप कार्यक्रम इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये जो इसमें क्या किया जाएगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाएगी। और कौन कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब फिनटेक सेक्टर के अंदर, ये एक्सेट्रा के अंदर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस लीप कार्यक्रम के अंतर्गत यूज़ की जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ट्विटर है, हाल ही में उसके नए CEO बनाए गए हैं। ट्विटर की बात आती है तो इसके नए CEO कौन बनाए गए हैं, पराग अग्रवाल जी इसके नए CEO बनाए गए हैं। ठीक है, और जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब होती है, 2006 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर ट्विटर का हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो अमेजोन कंपनी है, अमेजोन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो एंडी जैसी जो हैं इनको अमेजोन के नए CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि अभी ये जो स्टार्टअप के लिए सीड फंड दिया गया था स्टार्टअप के लिए, तो ये कौन सा स्टार्टअप डे कौन बनाया गया है, नेशनल स्टार्टअप डे।
अभी हाल ही में ये डे मनाने की घोषणा की गई है। तो जो नेशनल स्टार्टअप डे ये हर साल किस दिन मनाया जाएगा? स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाएगा? तो हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। ये हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और 2022 के अंदर फर्स्ट टाइम नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि जो स्टार्टअप वीक है ये कब से कब तक मनाया गया? तो 10 से 16 जनवरी तक ये स्टार्टअप वीक मनाया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो बड़ा स्टार्टअप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। बड़े स्टार्टअप को क्या कहा जाता है? यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न के मामले में टॉप कौन है? तो यूएसए इस मामले में टॉप है और उसके बाद आता है चाइना सेकंड पोजीशन पर। और हमारा जो इंडिया है यूनिकॉर्न के मामले में कौन सी पोजीशन पर आता है? तो यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया थर्ड पोजीशन पर आता है। ठीक है। उसके बाद जो ये ट्विटर है इसने 1-2 दिन पहले ही कौन सा अभियान चलाया था? तो ट्विटर ने अभियान चलाया था जागरूकता वोटर अभियान। जो 5 राज्य हैं वहां पर ये विधानसभा चुनाव होने हैं तो उन्हीं में जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए ट्विटर ने जागरूकता वोटर अभियान चलाया था। और उसके बाद देखिएगा कि जो स्टार्टअप स्कीम है ये कब स्टार्ट की गई थी? स्टार्टअप स्कीम है ये 16 जनवरी 2016 के अंदर ये स्टार्टअप स्कीम स्टार्ट की गई थी। ठीक है। स्टार्टअप को बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसके अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की 46th रैंक है। किसकी? इंडिया की। ठीक है। इसको चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एरो 3 ये क्या है? एरो 3 क्या है? तो ये क्या है? ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है। तो ये एरो 3 क्या है? ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और ये इसका जो क्या किया गया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात आती है इजराइल की। तो जो इजराइल है इसकी कैपिटल क्या है? तो यरूशलेम इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है? यरूशलेम इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर जो पीएम है वो कौन है? तो नेफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम हैं। यहाँ के पीएम कौन है? नेफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम हैं। और यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट है यहाँ के। और जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इशोक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है? न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। इतनी बात आप इजराइल के बारे में याद रखिएगा। और ये जो एरो 3 है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण क्यों किया गया है? क्योंकि जो भारत और पाक की सीमा है, इस पर जो वो लगे होते हैं क्या, दुश्मन को खदेड़ने के लिए। देखिएगा ये जो एरो 3 है इसका ये क्यों बनाया गया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण क्यों किया गया है? कि दुश्मन को खतरे से, दुश्मन का जो खतरा है, दुश्मन के खतरे से पहले ही भांपना और बड़ी सटीकता से उसको भांपना, ताकि वो मतलब जैसे ही वो वायुमंडल के अंदर प्रवेश करे और उसको प्रवेश करने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना। उसको क्या, उसलिए क्या बनाया है ये एरो 3? दुश्मन से बचाव के लिए, दुश्मन को बचाव के लिए ये बनाया गया है। दुश्मन से बचाव के लिए मतलब जैसे ही ये उसको कोई भी दुश्मन है, जैसे हमारा पाकिस्तान है,
है उसका कोई भी मिसाइल आएगी सिस्टम, कोई भी मिसाइल लॉन्च की जाएगी तो ये ऐसी मिसाइल है, ये उसको वायुमंडल के अंदर ही उसको भांप लेगी और वहीं पर उसको नस्ते नाबूद कर देगी और इसको भारत में आने ही नहीं देगी। तो और ये किसकी सहायता से, इजराइल ने किसकी सहायता से बनाया है, तो इजराइल ने इसको यूएसए की हेल्प से इसको बनाया है, यूएसए की हेल्प से इसको बनाया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो इजराइल है इससे हमने क्या क्या लिया है, तो इससे हमने भारत और चीन की सीमा पर एक ड्रोन स्थापित किया है, भारत और चीन की सीमा पर ड्रोन को स्थापित किया है निगरानी के लिए। तो वो कौन सा ड्रोन है, हेरोन ड्रोन। कौन सा ड्रोन है, हेरोन ड्रोन है ये। और ये जो हेरोन ड्रोन है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने इजराइल से लिया है। ये हेरोन ड्रोन हमने कहाँ से लिया है, इजराइल से लिया है। उसके बाद देखिएगा कि S-400 क्या है, तो जो ये S-400 है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है और ये भारत ने रूस से लिया है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। उसके बाद देखिएगा कि जो इंद्रजाल है वो क्या है, क्या है, इंद्रजाल क्या है, तो ये भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो ये है इंद्रजाल, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है इंद्रजाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये मिसाइल है, हमने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। तो जो ये ब्रह्मोस मिसाइल थी इसका किसके द्वारा, भारत और रूस के द्वारा मिलकर ये बनाई गई थी और इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी, 2.8 मैक इसकी क्षमता थी और ये एक हाइपर कैसी सुपरसोनिक मिसाइल थी। और देखिएगा कि जो निर्भया है ये कैसी, निर्भय है ये कैसी मिसाइल है, तो ये एक सबसोनिक मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है। और उसके बाद जो एक जिरकोन मिसाइल है, जिरकोन कहाँ की मिसाइल है, तो ये जिरकोन है, इसका इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। और ये कैसी मिसाइल है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकोन। और ये ब्रह्मोस कैसी है, सुपरसोनिक है और ये निर्भय कैसी है, सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को, 18 से 19 जनवरी 2022 को जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक, ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित की गई है। शेरपाओं की फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये की गई है चाइना के द्वारा, चाइना के द्वारा की गई है। देखिएगा इसमें भी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो ये इसमें पिछले साल किसके पास थी ब्रिक्स की अध्यक्षता, तो इंडिया के पास थी और इसमें क्रम वाइज सीरीज वाइज चलता है। तो अब की बार 2022 के अंदर किसके पास है, तो 2022 में है चाइना के पास और 2021 में किसकी थी, तो 2021 में इंडिया के पास थी और 2023 के अंदर किसके पास होगी, तो 2023 में होगी साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, और जो शेरपा होते हैं उसको क्या, ये किसको कहा जाता है शेरपा, तो जो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि जाएगा उसका नाम हम क्या टेक देंगे, उसका हम नाम क्या रख देंगे, शेरपा हम उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिक्स के बारे में देखिएगा ये जो ब्रिक्स है इसकी संकल्पना कब आती है, तो 2001 के अंदर इसकी संकल्पना है वो कौन देते हैं, जिम कोनील के द्वारा। 2001 में जिम कोनील एक आदमी है और इनके द्वारा 2001 के अंदर इसकी ब्रिक्स की संकल्पना दी जाती है। और जब ये स्टार्टिंग में इसकी स्थापना होती है तो ये होता है ब्रिक्स और 2009 के अंदर ब्रिक की फर्स्ट बैठक होती है, ब्रिक की फर्स्ट बैठक होती है और ये कहाँ होती है, यकिन्सबर्ग में
यकित्सबर्ग कहाँ पर है, तो रूस के अंदर है, यकिनटेनबर्ग, और यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद देखिएगा कि 2010 के अंदर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड होता है, तो ये बन जाता है ब्रिक्स। इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, और साउथ अफ्रीका ऐड होते ही ये क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स का बैंक कौन सा है, ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है, तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के बैंक का नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है, 2014 के अंदर एनडीबी की स्थापना होती है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, 9 इसके अंदर मेंबर हैं। और जो नवीनतम मेंबर है इसका वो कौन है, तो मिस्र या इजिप्ट इसका नवीनतम मेंबर है, मिस्र या इजिप्ट इसका नवीनतम मेंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो आसियान है उसकी अध्यक्षता किसके पास थी, तो जो 2021 में जो अध्यक्षता आसियान की थी वो ब्रुनेई के पास थी। और उसके बाद जो G20 की अध्यक्षता है वो 2021 में किसके पास, तो इटली के पास, और 2022 में इंडोनेशिया के पास, और 2023 में इसकी जो G20 की अध्यक्षता है वो कौन करेगा, तो भारत जो है जो G20 की अध्यक्षता करेगा 2023 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो AFC एशिया फुटबॉल कप है, AFC वुमेन फुटबॉल कप, वुमेन फुटबॉल कप, इसका आयोजन किया गया है, और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 20वां एडिशन इसका किया गया है, 20वां संस्करण आयोजन किया गया है। और AFC है, इस AFC की फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो AFC है इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1954 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मलेशिया कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये महिला AFC वुमेन फुटबॉल कप हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया है भारत के अंदर, इसका आयोजन किया गया है। और ये कौन सा एडिशन है, तो 20वां इसका एडिशन है। और भारत के अंदर भी ये आयोजन कहाँ किया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये आयोजन किया गया है, भारत में भी पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये आयोजन किया गया है। देखिएगा इसके अंदर की टोटल कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, तो टोटल 12 टीम इसके अंदर भाग लेंगी, टोटल 12 टीम इसमें भाग लेंगी। और जो पहला मैच होगा ये पहला मैच किस किस के बीच खेला जाएगा, तो भारत और जो ईरान की टीम है उनके बीच ये पहला मैच खेला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब बात आती है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप पढ़ लेते हैं। जो डूरंड कप है इसका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है डूरंड कप का संबंध। और इसका आयोजन कहाँ होता है, तो इसका आयोजन कोलकाता के अंदर होता है, और इसका विजेता कौन है, तो FC गोवा इसका विजेता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यूरो कप, नेक्स्ट है यूरो कप। उसके बाद है कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप। जो यूरो कप है इसको कौन जीतता है, तो इटली इसको जीतता है। और कोपा अमेरिका कप को कौन जीतता है, तो इसका विजेता है अर्जेंटीना, कोपा अमेरिका कप का विजेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में बैलन डी और अवार्ड, बैलन डी और अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है लियोनल मेसी को। ये अवार्ड लगातार 7वीं बार दिया गया है। कौन सी बार मिला है, तो 7वीं बार लियोनल मेसी को ये अवार्ड दिया गया है। और ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं लियोनल मेसी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि
कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ होगा, तो दोहा, कतर की राजधानी दोहा के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। और जो फीफा ने बेस्ट फुटबॉलर चुना है फुटबॉलर, ये पुरुष और महिला के अंदर किसको चुना है, पुरुष और महिला में ये किसको चुना है, तो पुरुष और महिला में चुना है रॉबर्ट लेवांडस्की को ये बेस्ट फुटबॉलर पुरुष के अंदर चुना है। और महिला के अंदर किसको चुना है, तो एलेक्सिया पुटेलस को बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना गया है। ये कहाँ की हैं, तो ये स्पेन की हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप इतने फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इफ्को है, इफ्को इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है इफ्को की। इसने क्या किया है कि जो इसके 70वें अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, इसके 70वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को इसके 70वें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो दिलीप संघानी हैं ये किसके स्थान पर बनेंगे, तो जो इसके 16वें अध्यक्ष थे कौन, बलविंदर सिंह जो इसके अध्यक्ष थे, उनका निधन होने के कारण इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और इसके स्थान पर किसको अध्यक्ष बनाया गया है, तो दिलीप संघानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात आती है इफ्को की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और उसके बाद देखिएगा कि जो विश्व का पहला नैनो यूरिया है, वो किसने तैयार किया था, ये किया था इफ्को के द्वारा ही विश्व का पहला नैनो यूरिया तैयार किया गया था। जो लिक्विड के अंदर यूरिया था वो इसी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने CESL के साथ समझौता किया है। दिल्ली गवर्नमेंट है उसने CESL के साथ समझौता किया है। ये CESL क्या है, ये है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। क्या है ये, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके साथ समझौता क्यों किया है, क्योंकि जो EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए क्यों किया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए ये समझौता किया गया है, स्टेशनों के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है, देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर। कनॉट प्लेस दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्कूल छोड़ने वालों के लिए ये ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है दिल्ली सरकार ने ये किया है ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। और पहली जो इलेक्ट्रिक बस संचालन किया था, इलेक्ट्रिक बस चलाई थी, वो किसने की थी, तो DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेघालय है
मेघालय इसकी कैबिनेट ने क्या किया, मेघालय कैबिनेट ने क्या किया है कि जो भी उम्मीदवार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनकी जो एज है उसमें 5 साल उसको बढ़ा दिया गया है। उसकी एज 5 साल बढ़ा दी गई है। जैसे कि जो अनरिजर्व्ड थी उसकी एज कितनी थी, तो उसकी एज 27 थी, तो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 32 ईयर उसको बढ़ाकर कर दी गई है। और जो एससी की थी, जो एससी कैटेगरी है, उसकी एज 32 थी, तो उसकी एज बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 37 उसकी एज कर दी गई है। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो मेघालय है इसकी कैपिटल कौन सी है, तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, इसकी कैपिटल है। और कॉनराड संगमा यहाँ के, कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है, यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो सत्यपाल मलिक जी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। और हाल ही में जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एज इंक्रीज की थी, सिविल सर्विसेज के लिए जो एज इंक्रीज की थी, तो वो किसने की थी, एज इंक्रीज की थी उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा सिविल सर्विसेज के लिए एज लिमिट बढ़ा दी गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो हरिपाल सिंह अहलूवालिया हैं, हरिपाल सिंह अहलूवालिया ये क्या थे, देखिएगा जो हरिपाल सिंह अहलूवालिया हैं, हरिपाल सिंह अहलूवालिया ये क्या थे, ये एक पर्वतारोही थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पर्वतारोही थे और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि जो आईसीसी है, आईसीसी T20 इंटरनेशनल, आईसीसी T20 इंटरनेशनल वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर इसमें किसे चुना गया है, तो इसमें चुना गया है स्मृति मंधाना को, इसमें ऐड किया गया है, शामिल किया गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है। अब आईसीसी के बारे में बात करते हैं, तो आईसीसी की स्थापना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 के अंदर होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर, पालमपुर कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है पालमपुर। यहाँ पर क्या किया गया है, तो जो विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जो ये कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, इनका संबंध किससे है, तो जो 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध के नायक कौन थे, कैप्टन विक्रम बत्रा थे। और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है। जो कारगिल का युद्ध है ये कब हुआ था, तो 1999 में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच ये कारगिल का युद्ध होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है ये 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट जिला कौन सा है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फर्स्ट 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा है, तो जिला आता है किन्नौर जिला। ठीक है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है, ये 100% एलपीजी गैस कनेक्शन भी कौन सा जिला दे चुका है, तो हिमाचल प्रदेश दे चुका है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। और राजेंद्र अर्लेकर कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। और हाल ही में जो 9th महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया था, ये कहाँ पर किया गया, तो ये 9th महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश
की जो पुलिस है उसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया है, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड इसको दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, भारतीय टेनिस की जो खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। उसके बाद वनडे मैचेज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, अपने चीकू भाई साहब विराट कोहली। अपने चीकू भाई साहब कौन है, विराट कोहली, ये वनडे मैचेज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नोटेक्स लिमिटेड, इसने किसके साथ हेलीकॉप्टरों के निर्यात के लिए, हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसने मॉरिशस के साथ समझौता किया है हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए। और जो ये मॉरिशस है इसकी कैपिटल क्या है, तो पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस की कैपिटल है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF है, इसने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया है, तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया है BSF ने। और गर्मी के अंदर जब लू का टाइम होता है तो उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन इनके द्वारा चलाया जाता है, तो ऑपरेशन गर्म हवा इनके द्वारा चलाया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो इसके हेड हैं पंकज कुमार सिंह, इसके हेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो CISF है इसके हेड कौन है, तो कुलदीप सिंह इसके हेड हैं, कुलदीप सिंह। और CRPF है, इसके हेड कौन है, तो शील वर्धन इसके हेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, इसका हाल ही में इसने 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है और 2006 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अतुल कारवाल इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें कितनी हाल ही में बटालियन कितनी है इसके अंदर, तो जो 12 बटालियन हैं वो इसके अंदर संचालित हैं। और 2021 में इसमें कितनी बटालियन ऐड की गई थी, तो 4 बटालियन इसके अंदर 2021 में ऐड की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसने ऑपरेशन सर्द हवा किस लिए स्टार्ट किया है, कि जो भारत और पाक की जो सीमा है उस पर कोहरे के टाइम पे जो वो हो जाती है, घुसपैठ हो जाती है, उससे बचाव के लिए, घुसपैठ से बचाव के लिए क्या स्टार्ट किया है इसने, घुसपैठ तारबंदी पर जो घुसपैठ है उसको रोकने के लिए, उस पर निगरानी को बढ़ाने के लिए BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की है। और गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेशन। आपको वीडियो कैसी लगी ये लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।